हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस टेस्ट, काई वर्ग की सार्थकता परीक्षण। जो काई है वो ग्रीक भाषा का अक्षर है या यह ग्रीक भाषा से लिया गया है तथा इसका सबसे पहले प्रयोग कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। तो काई वर्ग क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है। काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस टेस्ट क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है। इसका प्रयोग हम या उपयोग जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, उनके वास्तविक तथ्यों यानी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एवं संभावित यानी अपेक्षित परिणामों के विचलन ज्ञात करने हेतु किया जाता है। यानी जो काई टेस्ट है आपका, उसका उपयोग या प्रयोग है वो परिणामों यानी रिजल्ट के वास्तविक तथ्यों यानी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एवं संभावित या अपेक्षित रिजल्ट्स के रूप विचलन ज्ञात करने हेतु किया जाता है। या दूसरी बात शब्दों में आप बोलोगे कि वास्तविक अन्वेक्षणों यानी ट्रू ऑब्जर्वेशन एंड सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल तथ्यों के मध्य आवृत्तियों मध्य अनियमितताओं का आकलन इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। यानी वास्तविक अन्वेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशन एवं सैद्धांतिक तथ्यों के मध्य अनियमितताओं का जो आकलन है वो इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। यह टेस्ट है वो पूर्णतः आवृत्तियों के मान पर निर्भर करता है। टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट है वो पूर्णतः आवृत्तियों के मान पर निर्भर करता है। काई स्क्वायर का मान 0 हो तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षित और वास्तविक आवृत्तियां एक समान हैं। यदि काई स्क्वायर टेस्ट है या काई स्क्वायर का मान आपका 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षित और वास्तविक आवृत्तियों अपेक्षित एवं वास्तविक आवृत्तियां एक समान हैं। तथा काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग मेंडल ने आनुवांशिकी के क्षेत्र में, मेंडल था उसने आनुवांशिकी के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए एवं अधिकांशतः उनकी कल्पना और अपेक्षा के विपरीत उन्हें हमेशा भिन्न परिणाम ही प्राप्त हुए। ऐसे में काई स्क्वायर परीक्षण का प्रयोगों की सार्थकता मालूम करने हेतु अति महत्वपूर्ण होता है। यानी मेंडल ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और जो परिणाम आए, अधिकांश जो परिणाम आए मोस्टली वो उनकी कल्पना तथा अपेक्षा के विपरीत थे, हमेशा भिन्न परिणाम प्राप्त हुए। अतः उनकी सार्थकता मालूम करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस प्रकार सार्थकता परीक्षण है वो अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। या जो इस पर जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो आपके अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। काई स्क्वायर सार्थकता परीक्षण ज्ञात करने हेतु निम्न जो सूत्र है आपका, जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, या ये है जो आपका काई स्क्वायर सार्थकता परीक्षण ज्ञात करने हेतु हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे काई स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन ओ माइनस ई का स्क्वायर बटा ई। यहाँ आपकी ओ है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है यानी वास्तविक या निरीक्षित आवृत्ति है, तथा जो ई है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी अपेक्षित आवृत्ति है। जो काई स्क्वायर है वो निकालने के लिए, काई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है ये काई स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन प्रकट ओ माइनस ई का स्क्वायर बटा ई। यानी ओ यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है यानी वास्तविक या निरीक्षित आवृत्ति है, और ई यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। दूसरा, इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की परिसीमा। यानी जो आपकी स्वतंत्रता की परिसीमा है वो किस तरह निकालते हैं,
डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की परिसीमा। स्वतंत्रता की परिसीमा के लिए कॉलमों की संख्या -1 इनटू कतारों की संख्या -1 df डिग्री ऑफ फ्रीडम df बराबर कतारों की संख्या -1 इंटू कॉलमों की संख्या -1 या कॉलमों की संख्या -1 इंटू कतारों की संख्या -1 df बराबर रो -1 इंटू कॉलम -1 और df बराबर n-1 जहाँ n बराबर चर या वेरिएबल मदों की संख्या है, जहाँ n है चर या वेरिएबल मदों की संख्या है। हम जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें हमें जो फिनोटाइप रेशियो यानी अनुपात है वो प्राप्त हुआ था 9:3:3:1 9:3:3:1 में हमें 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ पौधों की संख्या लेने की अपेक्षा इनके प्रकारों से स्वतंत्रता का परीक्षण का आकलन किया जाता है। स्वतंत्रता का परीक्षण आकलन किया जाता है या स्वतंत्रता की जो परिसीमा है उसका आकलन किया जाता है। जो मेंडल था उसका डाइहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें हमें अनुपात प्राप्त हुआ था 9:3:3:1। यहाँ पर हम 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए थे। अतः यहाँ पौधों की हम कुल संख्या का उपयोग नहीं करके जो पौधे हैं उनके प्रकारों से स्वतंत्रता की परिसीमा यानी फ्रीडम ऑफ डिग्री ज्ञात करते हैं। जैसे स्वतंत्रता की परिसीमा बराबर df बराबर n-1 n यहाँ 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए 9:3:1 4-1 बराबर 3। फिर आपका आता है अपेक्षित आवृत्ति की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अपेक्षित आवृत्ति की गणना E बराबर होता है R इंटू C बराबर N। R बराबर है कतारों का कुल योग, C बराबर है कॉलमों का कुल योग, E बराबर है अपेक्षित आवृत्ति और N बराबर है अन्वेषणों या परीक्षणों की कुल संख्या। इस प्रकार हम अपेक्षित आवृत्ति की गणना कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए E बराबर R इंटू C बराबर N। R बराबर कतारों का कुल योग, C बराबर कॉलमों का कुल योग, E बराबर एक्सपेक्टेड आवृत्ति, N बराबर अन्वेषणों या परीक्षणों की कुल संख्या। फिर हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर के, एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। एक उदाहरण में आपको ये सारे आपके फॉर्मूला थे। पहला जो आपका फॉर्मूला था ये आपका है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए एप्सिलॉन O माइनस E का स्क्वायर बटा E। ठीक है, यहाँ पर E की काई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको E यानी अपेक्षित आवृत्ति की जरूरत पड़ेगी। अपेक्षित आवृत्ति के लिए यहाँ हम E बराबर R इंटू C बराबर N फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कॉलम की संख्या -1 इंटू कतारों की संख्या -1 और n-1। ये 3 जो आपके फॉर्मूला हैं या सूत्र हैं इनका उपयोग हम काई स्क्वायर की सार्थकता परीक्षण के लिए, काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस टेस्ट के लिए यूज होंगे। एक एग्जाम्पल उसने बताया था कि डायबिटीज के रोगियों के लिए एक नवीन औषधि काम में लाई गई या ली गई। रोगियों के एक समूह में उक्त औषधि दी गई तथा दूसरे समूह में इस औषधि की अपेक्षा केवल साधारण औषध जल पिलाया गया। इस प्रकार निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। याद कीजिए कि नवीन औषधियों के लिए कहाँ तक कारगर सिद्ध हुए। यानी ये दे रखा है आपका रो, ये आपका कॉलम, ये साधारण समूह आसुत जल दिया गया और ये आपकी औषधि दी गई। ठीक है, तो ये आपकी है डायबिटीज के पेशेंट, ये आपके नॉर्मल, ये आपका टोटल।
तो जो फर्स्ट है उस फर्स्ट खंड है, पहला खंड है, उसमें आपको 60 डायबिटीज़ के, और जो सेकंड खंड है उसमें आपको 40 नॉर्मल, थर्ड खंड है उसमें औषधि वाले आपको 40 को औषधि दी गई, और इसमें आपको जो सेकंड खंड है उसमें 60 को औषधि दी गई। टोटल हो गए 100, इधर से 100 इधर से 100। ये आपको वहाँ, ये यहाँ तक का आपको वहाँ दिया हुआ होगा। ये आपको वहाँ से क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ये आपको वहाँ से दिया हुआ होगा, क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपको इसका आपको यहाँ से काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस, यानी काई स्क्वायर टेस्ट है, उसके द्वारा काई स्क्वायर का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। यानी ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन है, इससे आपको ज्ञात करना है। तो जो काई स्क्वायर है उसका होता है एप्सिलॉन ओ माइनस ई का स्क्वायर बटा ई। तो सबसे पहले आपकी जो ओ है वो तो आपको दिया हुआ है ऑब्जर्व वैल्यू, यानी ये आपको दिया गया है। पहला है 60, 40, फिर ये आपके थर्ड में 40, फिर आपकी ये 60, लेकिन आपको ई ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले आप ई निकालेंगे, यानी आपेक्षिक आवृत्ति। आपेक्षिक आवृत्ति के लिए आपको फॉर्मूला यूज होगा ई बराबर आर इंटू सी बराबर सी बटा एन। तो यहाँ आर यानी कॉलमों की कुल संख्या, ये दे रखा आपका। आर बराबर कतारों का कुल योग, सी बराबर कॉलमों का कुल योग। तो यहाँ ई बराबर आर इंटू सी बटा एन। आर बराबर है कॉलमों का कतार, रो यानी कतारों का कुल योग, यानी जो कतार हैं आपकी, ये वाली कतार हो गई आपकी, ये इनका कुल योग होगा 60 बटा 60, 40, 100, यानी 100 गुणा ये आपके कॉलम हो गए, कॉलमों का कुल योग, यानी प्रथम की बात कर रहे हैं, पहला की ये 60, 40 बराबर 100, 100 गुणा 100 बटा एन टोटल 200 बराबर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया 50। इस प्रकार खंड आपका सेकंड आ गया। खंड सेकंड के लिए आप आर यानी आपकी जो रो है उसका कुल योग 100 बटा इंटू सी, यानी जो खंड सी है उसके लिए कॉलम का कुल योग बराबर हो गया 100 गुणा 100 बटा टोटल 200 बराबर ये भी आ गया आपका 50। खंड आपका आ गया सी। खंड आपका थर्ड आ गया। थर्ड खंड है उसमें आपका कतार रो का कुल योग, फर्स्ट रो का कुल योग आपका 100 हो गया, इंटू जो आपकी थर्ड है इसका कॉलम है उसका कुल योग भी आपका 100 हो गया, बटा आपका टोटल 200 बराबर ये 50। जो आपका फोर्थ कॉलम है, जो फोर्थ खंड है उसका देखते हैं आप, तो जो आपकी कतार हैं, रो हैं, उनका कुल योग 100 हो गया, और जो आपका जो कॉलम है उनका भी आपका 100 हो गया, टोटल 200 बराबर 50। इनको आप इस तरह हम इसमें आपकी ई की जो ई को कैलकुलेट कर रहे हैं, ई का मान निकाल रहे हैं। ई का मान निकालने के लिए ये आर इंटू सी बराबर है, यानी जो आपकी रो है उसका योग, कॉलम का कुल योग टोटल। जैसे फर्स्ट खंड का निकाल रहा है तो ये निकाल दिया आपका, सेकंड का आपका निकालना है तो ये निकल जाएगा। इस तरह इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम यहाँ पर जमा लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड, फोर्थ खंड। फर्स्ट का आपका 50 आया, सेकंड का 50 आया, थर्ड का 50 आया, फोर्थ का भी 50 आया, ये हो गया आपका। इससे अब आपको काई स्क्वायर का मान निकालना है। ओ आपका पहले से दिया गया है, यानी ऑब्जर्व वैल्यू पहले से दी गई है। पहले खंड की आपकी 60 है, दूसरे खंड की आपकी 40 है, तीसरे खंड की आपकी फिर 40 है, और चौथे की फिर आपकी 60 है। जो ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड आवृत्ति यानी अपेक्षित आवृत्ति है जो आपने निकाली है, पहले की भी आपने 50 निकाली है, दूसरे की भी आपने 50 निकाली है, तीसरे की भी आपने 50 निकाली है, और चौथे की भी आपने 50 निकाली है। अब हम निकालेंगे O माइनस ई, यानी जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो निकाल देंगे, तो O माइनस ई का मान आ जाएगा। 60 में से 50 आपने निकाल दिए तो 10 बच गए, 40 में से 50 ये तो -10 बच गए, 40 में से 50 किए
फिर -10 बच के और 60 में से 50 गए तो 10। ये आपकी O माइनस ई की वैल्यू आ गई। और फिर इसको हम स्क्वायर कर देंगे, O माइनस ई स्क्वायर। 10 का 10 किया तो 100, 10 का किया तो फिर 100, 10 का फिर स्क्वायर किया तो 100 और 10 से तो किया तो 100। लेकिन जो यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस माइनस गुणा करोगे आप तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, 100 रहता। अब O माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अपॉन अपन कर देंगे ई की यहाँ बड़ी वैल्यू ये रही, ठीक है। तो यहाँ आप निकालोगे जैसे O माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100, उसमें माइनस अपन ई आपने कर दिया 50, 100 में से 50 का दिया तो आ गया 2, यह आपका ये आ गया 2। फिर इसी तरह आप दूसरे की करोगे, 100/50 बराबर 2, 2, 2 इस तरह आ जाएंगे। तो जो आपका एप्सिलॉन है उसका आ जाएगा मान आपका 8। फिर हम इसको करेंगे काई स्क्वायर एप्सिलॉन बराबर O माइनस ई बटा ई, जो आपका मान है ये आ गया 8, यानी जो आपका काई स्क्वायर है उसका मान आपका आया है 8। फिर देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर कतारों की संख्या -1 इंटू कॉलमों की संख्या -1, यानी आपकी कतार थी 2 और कॉलम थे आपके 2। यहाँ देखो आपके 1, 2 कॉलम है और 1, 2 आपकी कतार है। तो डी ए बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर कतारों की संख्या -1 इंटू कॉलम की संख्या -1। डी ए बराबर 2 - 1 इंटू 2 - 1, 1 1 करें तो आ गया 1। जब हम डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 1 और 1, तो जो काई स्क्वायर है उसका मान 0.05, प्राथमिकता के स्तर पर काई स्क्वायर बराबर 3.311 आना चाहिए। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है तो जो काई स्क्वायर है उसकी जो प्रायिकता है उसका मान ये 3.311 आने चाहिए था। चूंकि गणना किए गए हुए काई स्क्वायर का मान 8 है, जो सारणी के काई स्क्वायर के मान से अधिक है, अतः हमारे परिणाम नल हाइपोथेसिस को नकारते हैं। ये हम स्पष्ट करते हैं कि डायबिटीज के रोगियों हेतु नई औषधि कारगर सिद्ध नहीं होती है। बच्चों, ये था आपके आज का काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट टेस्ट। बच्चों, मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि जो क्लासरूम वाली फीलिंग्स है वो तो नहीं आएगी, क्योंकि हमको भी नहीं आ रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो, क्योंकि इस कोरोना महामारी से देश हमारा बड़ी मुसीबत में है। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस तरह ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो क्लासरूम वाली फीलिंग्स तो नहीं आ रही है, हमको भी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आ रही है, आपको भी नहीं आएगी। बाकी हम कोशिश कर सकते हैं, आप भी इस कोरोना महामारी में अपने घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।